वी बिगिन विद दिस क्वेश्चन। हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये 20 kg का एक ब्लॉक है और इधर एक मंकी है। मंकी सिर्फ इसको पकड़ा हुआ नहीं है, मंकी रोप के रिलेटिव मूव भी कर रहा है, रोप के रिलेटिव मूव कर रहा है। क्योंकि इसमें जो उसने क्वेश्चन में कह रखा है, मंकी क्लाइम्स अप द रोप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू रोप। रोप के रेस्पेक्ट में वो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि मेजोरिटी लोग वो उसको इग्नोर कर रहे थे। अब मैं एक बार दिखाता हूँ कि आपके लिए बेस्ट जो सबसे इजीएस्ट वे होता है तो क्या होता है सॉल्व करने के लिए। आप क्या करते हैं, मंकी का एक्सेलरेशन कुछ एक मान लेते हैं, लेट्स से मंकी हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ a1 और दिस ब्लॉक हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ a2। ठीक है। अब सिंस ये मंकी जो है वो रोप के ऊपर पकड़ा हुआ जैसे ऐसे नहीं है, वो पकड़ के इसके ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो यू 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 कैन नॉट से कि जितना एक्सेलरेशन ब्लॉक का होगा उतना ही एक्सेलरेशन इस मंकी का होगा, इवन दो दिस इज एन एंड टू एंड कनेक्शन, बट दिस मंकी इज क्लाइंबिंग अप द रोप। इसलिए दोनों की एक्सेलरेशन सेम नहीं है, दे आर नॉट मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। तो अभी आपके पास क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास रोप है, ये वाली रोप, ये रोप की एक्सेलरेशन तो वही एक्सेलरेशन है जो इस ब्लॉक का है, जो a2 होगा, राइट। तो अगर मैं देखूं तो इससे कनेक्टेड ये पूरा का पूरा एक सिंगल रोप ही है। तो कैन आई से दैट दिस रोप इज गोइंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a2? कैन आई से दैट? बोल सकते हैं क्या यस इसको? सर। यस सर। राइट, ब्लॉक 20 kg से कनेक्टेड है। तो ब्लॉक जा रही, सॉरी, ये रोप जा रही है नीचे a2 से विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड मंकी जा रहा है ऊपर a1 से विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मंकी का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू रोप क्या हुआ, अब आप बताओ, रिवर्ट एंड ऐड करो, कितना आ रहा है? a1 प्लस a2 आ रहा सर है, 2 यस a1 राइट। प्लस a2 a1 प्लस a2, और वो वाली वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। क्या समझ आ यस रही सर। है सबको? यस सर। ठीक है, तो वो कंडीशन को आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे वो चीज को दिखाई है, देखो यहाँ पे, आई एम टेकिंग दैट द एक्सेलरेशन ऑफ रोप is same as the acceleration of block, which is a2. So therefore, acceleration of monkey with respect to rope is basically a1 plus a2, and that value is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पहला कंडीशन है जो आपको यूज करना था। दूसरा क्या है? अब फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे आपका टेंशन है, इधर से वेट है 40g का। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे? t माइनस ऑफ 40g, t माइनस ऑफ 40g, दैट शुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 40 टाइम्स ऑफ, सॉरी, 40 टाइम्स ऑफ a1। ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन उस ब्लॉक के लिए, इसके लिए तो सिर्फ टेंशन ही है, तो क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ a2 लिख लेंगे। ये आपका थर्ड कंडीशन। अब a1 और a2 का सम आपको तो पता है 2 है, तो इसको वापस से रीयूज कर लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है? t माइनस ऑफ 40g डिवाइडेड बाई 40, प्लस a2 की वैल्यू कितनी है? t बाई 20, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से t कॉमन ले सकते हैं, 1/40 प्लस 1/20 हो जाएगा ये, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 10 प्लस 2 12 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू 12 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60। ये आपका 3 से कट गया, ये 4 से कट गया, ये आ गया आपकी 160 न्यूटन आ गई। टेंशन की वैल्यू आ गई 160 न्यूटन। अब हमसे पूछा क्या गया था? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक। अब तो आराम से निकाल सकते हैं। सो एक्सेलरेशन a2 चाहिए आपको, सो दैट a2 विल बी t बाई 20, and that becomes 8 meter per second square. That is the correct answer. I hope everybody got this. समझ आ गई सबको? यस सर। यस यस सर। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंपल था, ये मेजोरिटी लोग सही कर पा रहे थे, ये अच्छा था। तो अभी इसमें क्या है कि अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इधर से पुलिंग फोर्स 2 mg का है, इधर से भी पुलिंग फोर्स mg का है। नाउ दिस, सिंस दिस इज एन एंड टू एंड कनेक्शन का केस, तो मैं डायरेक्टली वो रिजल्ट को यूज कर सकता हूँ टग ऑफ वॉर से कंपेयर करके, कि एक तरफ 2 mg का फोर्स है, एक तरफ mg का फोर्स है, तो नेट पुलिंग फोर्स इज 2 mg माइनस mg। तो इसका मतलब है ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा और ये नीचे ऊपर की तरफ जाएगा, and that acceleration is a, which is 2 mg minus of mg divided by total movable mass, which is 3m. So this becomes g by 3. अब सेकेंड वाले के लिए करें, सेकेंड वाले के लिए करेंगे तो इधर से देखोगे आप, तो m तो लटका हुआ है, बट उसके साथ साथ एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया उन्होंने नीचे की तरफ mg। तो इधर से देखोगे तो इसका खुद का वेट भी तो कंट्रीब्यूट करेगा mg, इधर से इसका वेट कंट्रीब्यूट करेगा mg। तो अब अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको फिर से कितना मिल रहा है? 2 mg। राइट साइड में कितना मिल रहा है? mg। तो नेट पुलिंग फोर्स फिर से कितना मिल रहा है आपको? 2 mg माइनस mg मिल रहा है। बट इस बार मास जो मूव करेगी उसके साथ, वो मास मूव करने वाली क्या है? इस बार कम है, राइट। तो ये एक्सेलरेशन कितनी आएगी?
क्या लिखेंगे फिर से 2mg minus of mg divided by movable mass which is 2m and that becomes g/2. तो इसमें g/2 का एक्सेलरेशन आ रही है। अभी थर्ड वाले के लिए चेक करते हैं। इसमें तो ऑलरेडी उसने 2mg का पुलिंग फोर्स ही दिखा रखा है जो कि टेंशन है। तो इधर से आपके पास पुलिंग फोर्स कितने का है, टेंशन विच इज द पुलिंग फोर्स F विच इज बेसिकली 2mg और इधर से कितनी है mg। अब ये मास कितना एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन निकालनी है तो क्या लिखेंगे 2mg माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाय टोटल मूवेबल मास विच इज m विच बिकम्स g। तो ये ऊपर जा रहा है g एक्सेलरेशन से। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच केस द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी मैक्सिमम, तो थर्ड केस है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल था, राइट? क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ये तो कंस्ट्रेंट से रिलेटेड है, याद है आपको ये कंस्ट्रेंट? ये तो एंड टू एंड कनेक्शन नहीं है, राइट? यस सर। नॉट एंड टू एंड कनेक्शन। Yes, sir. तो इसीलिए दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम नहीं होने वाली है। तो Yes, sir. एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट कैसे लगते हैं आप एक टेंशन पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी में, यहाँ पे टी ले लिया आपने, यहाँ भी टी लिया, यहाँ पे टी लिया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके लिए 2t हो जाएगा, राइट? और एक्सेलरेशन अगर आप चूज करोगे इधर के लिए a1 और इसके लिए चूज करोगे a2, तो कंडीशन क्या है, टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट का समेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो t इंटू a1 विद अ पॉजिटिव साइन प्लस अभी दूसरे वाले ब्लॉक के लिए माइनस ऑफ 2t इंटू a2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गई आपके पास, a1 इज इक्वल टू 2a2 आ गई है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट यू हैव। नेक्स्ट, अब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशंस 6 kg ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे आप, 6g माइनस ऑफ 2t दैट शुड बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ a2। इसको आप लिख सकते हो 3g माइनस ऑफ t इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a2। ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया। और थर्ड इक्वेशन, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 4 kg ब्लॉक के लिए, तो t शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a1। ये आपका थर्ड कंडीशन। अब ये कंडीशन को वापस से यूज करते हैं। a1 की वैल्यू 2a2 दे रखी है उन्होंने, तो a1 हमारे पास कितनी है t/4 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a2। a2 कितनी है हमारे पास, g माइनस ऑफ t/3 है। अब इसी को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा t/8 प्लस t/3 दैट शुड बी इक्वल टू g। तो यहाँ से आपके पास आ गई है 11 t/24, यही आ रही है ना, 8 3 is 24, 8 plus 3 is 11, yes, is equal to g। तो यहाँ से आपके पास टेंशन की वैल्यू मिल गई है 24g/11 आ रही है। अब आपको क्या चाहिए था इसमें, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन चाहिए। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए t/4 एंड दैट बिकम्स 12g/11 एंड a2 चाहिए। a2 कितनी थी आपके लिए, a2 वाज a1/2, तो a1/2 करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 6g/11 हो जाएगा। ये आपके आंसर्स हैं, रेस्पेक्टिव आंसर्स हैं। आई होप सबका क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। सर E1 Yes, sir. 6g/11 होगा ना सर? क्या कुछ E1 Divided by 4 হচ্ছে। हाँ सर, A1 6g/11 होगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 4 हाँ 6 बोला, हाँ सही, गलत किया मैंने। ये हो जाएगा आपके पास 6g/11 और फिर ये हाफ हो जाएगा तो 3g/11 हो जाएगा, सही कह रहे हैं। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सर हम लोग A1 और A2 को कैलकुलेट नहीं करके उनका रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते थे। A1 और A2 को बिना रिलेट किए ही तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश किया, ये रिलेशन क्या है? सर मतलब ये कैलकुलेशन नहीं करके जो टी A1 माइनस 2t A2 आपने लिखा है इक्वल टू 0, हम्म, तो सर मतलब सर जो पुली है सर उसका तो एक एंड तो फिक्स्ड है, तो उस एंड का तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, और जो दूसरे साइड डिस्प्लेसमेंट है वो तो पुली के डिस्प्लेसमेंट का हाफ होगा। ये पुली का डिस्प्लेसमेंट सर 2 टाइम्स है, पुली का डिस्प्लेसमेंट एवरेज हो जाएगा। चलो अभी मैं इस फालतू चीजें भी और डिस्कस नहीं करना चाहता। अब कंस्ट्रेंट पे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, अभी मैं वापस से उधर नहीं जाऊंगा, नहीं तो हम पीछे ही जाते रहेंगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बार से भेज सकता हूँ मैंने क्या किया था। अगर आप देख लेना, एक बार क्लास नोट्स चेक करना, ठीक है? आप जो बोल रहे हो अगर ये आपके क्लास नोट्स में नहीं रहा तो आप भेजना,
क्योंकि कंस्ट्रेंट का मैंने दोनों तरीका दिखाया था, एक था मेथोडिकल तरीका जहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पुलिस कंसिडर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंड्स कंसिडर करते हैं, और उसके बाद फिर उसका रिलेशन लिखते हैं। और एक तरीका था जहाँ पे आप ये शॉर्टकट तरीके से वर्चुअल वर्क मेथड की तरह से करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इन दोनों के अलावा कुछ एक तीसरा तरीका किया है तो आप जरूर दिखाइएगा, और अगर आपको लगता है इन दोनों में से कोई किया है तो फिर उसको दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और जो भी आपके अटेम्प्ट दिखाने होते हैं ना, वो अटेम्प्ट आप पहले दिखाएंगे, क्लास के पहले ही दिखा देंगे। जिनको भी दिखाना होता है अपना अटेम्प्ट वो क्लास के पहले ही भेज देंगे ना, जिनको दिखाना है उन्होंने दिखाया है अपने अटेम्प्ट को। अभी हम क्लास के बीच में बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये अटेम्प्ट दिखाऊं मैं, तो मैं क्या बोलूँगा बताओ। फाइंडिंग आउट बोलता भी हूँ, जब क्लास में असाइनमेंट देता हूँ तो बोलता भी हूँ कि हाँ ठीक है ये 2-3 क्वेश्चन दिया है, जिनको अटेम्प्ट करना हो आप अपने अटेम्प्ट करके दिखा दीजिएगा मुझे, बट आप दिखाएं टाइम में आपने। माइक्रोफोन प्लीज ऑफ करिए, किसी का माइक्रोफोन ऑन है। एक वेइंग मशीन की रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। वेइंग मशीन नाम बोलने से तो लगता है कि ये क्या मेजर करता है, ये हमारा वेट मेजर करता है, सुनने में तो यही लगता है, बट नॉर्मली ये वेट मेजर तभी करता है जब हम किसी अनएक्सेलरेटेड फ्रेम में हो या फिर हमारे ऊपर कोई और फोर्सेस एक्ट ना कर रहा हो अदर देन ग्रेविटी, और हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही खड़े हैं। अगर ये सिंपल सिनारियो है तो वो हमारा वेट मेजर करता है, बट अदरवाइज इन जनरल अगर बोले तो फिर उस केस में वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है जिस भी वॉशिंग मशीन पे हम खड़े रह जाते हैं। आप सोचो कि वो मेजर क्या करता है, हमारा वेट कैसे मेजर करता है, कि अगर मैं ये बोलूँ सिंपल सा सिनारियो, अगर सोचो कि सिनारियो कैसा होता है कि ऐसा एक सरफेस होगा, इस सरफेस पे एक वेइंग मशीन रखी हुई होगी और आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे। अब आप अगर यहाँ खड़े हो गए और आपकी मास मान लेते हैं एम है, ठीक है, आपकी मास मान लेते हैं एम है, तो अगर मेरे को बोला कि इस वेइंग मशीन में रीडिंग क्या आने वाली है, तो रीडिंग क्या आएगी, कैसे निकालेंगे आप बेसिकली इसको कितने फोर्स से प्रेस कर रहे हो, वो प्रेसिंग फोर्स ही तो उसका निकलेगा। अगर इमेजिन करो किसी ने आपके शोल्डर को पकड़ के प्रेस करना शुरू किया नीचे की तरफ, तो उस केस में क्या होगा, रीडिंग बढ़ जाएगी। बट क्या हमारा वेट बढ़ता है, हमारा वेट नहीं बढ़ता, बट अगर किसी ने हमारे शोल्डर को प्रेस किया तो ऑब्वियसली नीचे से रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रिएक्शन फोर्स बढ़ेगा तो रीडिंग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसी ने हमारा वेस्ट पकड़ा एंड देन हल्का सा लिफ्ट कर दिया, तो वेट पकड़ के हमारा वेस्ट पकड़ के हल्का सा लिफ्ट कर देगा, तो उस केस में हमारी मशीन की रीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब वो जो मशीन है वो हमारा वेट मेजर नहीं करता, वो बेसिकली हमारा नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है जब हम उसके ऊपर खड़े होते हैं। तो ये बेसिक सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि वेइंग मशीन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। तो यहाँ पे अगर ये सिनारियो में अगर मैं इस इंसान के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता तो सिनारियो क्या दिखता हमें, सिनारियो ये दिखता कि इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक है इसका ट्रू वेट है, मतलब इसका वेट है जो mg, और एक है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, और सिंस एक्सेलरेशन 0 है तो इक्वेशन में आप क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन माइनस ऑफ mg शुड बी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन आपका क्या हो गया, mg हो गया। इसको हम ट्रू वेट कहते हैं, दिस इज ट्रू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट इमेजिन करो हमने सिनारियो को थोड़ा सा फ्लिप किया, ठीक है, मान लो हम इसको यहां से उठा के अब एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में लेके जाते हैं। मान लो इसके अंदर अब वेइंग मशीन रखी हुई है, लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन मान लो रखी हुई है, और इसके अंदर मान लो वो इंसान एम मास का है जो खड़ा है। इस बार हमने क्या कर रखा है, इस फ्रेम को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा रखा विथ एन एक्सेलरेशन ए, और अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी अब रीडिंग कितनी आएगी। फिर से वही काम करते हैं, ये इंसान है हमारे लिए और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक तो mg नीचे की तरफ लग रही होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन इसके पैरों पे लग रही होगी, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दिखा रखी है। तो इक्वेशन क्या लिखना चाहिए हमें, नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है आपके लिए, m इंटू क्या हो गया, g प्लस a, राइट। ये वैसे भी आप गेस कर सकते थे, राइट। आपको लास्ट डे में एक इफेक्टिव ग्रेविटी का कंसेप्ट सिखाया था कि जब भी आप एक वर्टिकली एक्सेलरेटेड फ्रेम में रहते हो तो जो ग्रेविटी आप परसीव करते हो, जो एक्चुअल ग्रेविटी होती है, उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, राइट।
हम जो ग्रेविटी परसीव करते हैं वो क्या करते हैं, इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में जब इस एक्सेलरेशन को हम रिवर्ट करके ऐड करते हैं, इस एक्सेलरेशन को जब हम रिवर्ट करके ग्रेविटी में ऐड करते हैं, तब वो मेरे लिए एक इफेक्टिव ग्रेविटी बन जाता है। तो इफेक्टिव ग्रेविटी हमारे लिए यहाँ पे G+A का भी हो सकता था, G-A का भी हो सकता था। अगर मान लो कि यहाँ पे इस केस में इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराया जाता, तो उस केस में आपकी इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी होती, m इंटू क्या हो जाता, G-A, क्योंकि G एक्सेलरेशन, minus A. तो उस केस में Yes. आप रिवर्ट करते तो वो क्या होता, G-A हो जाता। तो उस केस में आपका रीडिंग क्या होता, ट्रू वेट से कम ही आता। तो अगर ऊपर की तरफ का एक्सेलरेशन है तो रीडिंग आपकी ट्रू वेट से ज्यादा आएगी। ये क्या है, बेसिकली एपरेंट वेट कह सकते हैं इसको। दिस इज एपरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ट्रू वेट नहीं है, ये उसको अपीयर होगा। और हो सकता है अगर वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और उसको फिजिक्स का नहीं पता है तो उसको डर भी लग सकता है, क्योंकि सोचो ये एक्सेलरेशन, इमेजिन करो कि अगर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू g के इक्वल हो गई तो उसको रीडिंग ऑलमोस्ट क्या आ रही है, डबल की आ रही है। mg का वेट का पर्सन है, उसका 2 mg का वेट आ जाएगा। तो अगर बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो उसके इसमें क्या होगा, हो सकता है उसको सदमे में आ जाएगी, हे भगवान ये कैसे हो गया। तो ये सिचुएशन जो है वो बेसिकली तभी होने वाला है कि उसका, इसीलिए इसको एपरेंट कह रहे हैं, ये सच में नहीं है बट उसको अपीयर ऐसा होने वाला है। दिस इज एपरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि इन सच केसेस, इन सच accelerated frame, the reading is n is equal to m into g effective, where g effective is g vector plus minus of a vector, and फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम उसको आप रिवर्ट करोगे और उसके बाद फिर जी में ऐड करोगे, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इससे आपको रीडिंग मिल जानी है। आई होप सबको समझ आ रही है, समझ आ रही है सभी को? यस सर, यस Yes, सर। sir. ये चीज का Yes, ध्यान sir. रखना। अब Yes, सिचुएशन, अब ये सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मान लो आपको ऐसा सिनेरियो दे रखा है, लेट्स से मान लो एक सिचुएशन है आपके पास, ये मान लो आपकी वेइंग मशीन रखी हुई है और इसके ऊपर एक इंसान खड़ा है और इस इंसान ने इस रोप को भी पकड़ रखा है। इसने पकड़ रखा है रोप को और ये अनहैप्पी है। बता सकते हैं क्यों, क्यों अनहैप्पी है? सर क्योंकि उसका रीडिंग ज्यादा आ रहा है। का वेट ज्यादा दिख वेट रहा है। ज्यादा आ रहा है। नहीं, ये रीजन नहीं He है। has to apply Pull the नहीं कर force, पा has रहे to उसको। pull He has to himself. lift हाँ, himself होल्ड Then करने में बहुत manually. ज्यादा फोर्स एक्सपेंड हो रहा है। क्योंकि उसको खुद को होल्ड करके रखना ही है, अगर वो छोड़ेगा तो क्या होगा, धम से गिर जाएगा। गिर जाएगा। हाँ, तो वो बेसिकली टायर्ड हो जा रहा है, वो कब तक बेचारा पकड़ा रहेगा। तुम सोचो, तुमको अगर ऐसे फ्रेम में लटका दिया जाए जिस फ्रेम में तुम खड़े हो बट दूसरा एंड रस्सी का तुम्हारे हाथ में ही है, तो तुम छोड़ ही नहीं सकते और पकड़ भी नहीं पा रहे हो, बेसिकली वो हाल है। तो इसलिए ये सिनेरियो दिखाया गया है। तो इसमें सिचुएशन में क्या दे रखा है वो देखते हैं। मास ऑफ पर्सन दी हुई है, मास ऑफ पर्सन इज से मान लेते हैं 80 kg है, ठीक है, एंड लिफ्ट हैज मास ऑफ 20 kg मान लेते हैं। वेइंग मशीन का मास को आप इग्नोर करके चलना। नाउ द क्वेश्चन सेज, इफ, ये पहला पार्ट है, ठीक है, इफ द पर्सन is able to keep himself in equilibrium, then find the reading of weighing machine, reading of
weighing machine, WM लिख दे रहे हैं, ठीक है। WM मतलब weighing machine ये है, ठीक है, दिस इज WM। ये पहला पार्ट है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। उसने क्या रखा है, इफ he wishes to see the true weight as the reading, what should he do? उसको क्या करना चाहिए, बताओ। चलो जल्दी সেকেন্ড পার্টটাতে দড়িটা ছেড়ে দিলে ও যখন এমনি এমনি পড়ে যাবে তখন ওর ওয়েট গাধা, তুই গাধা, যদি দড়ি ছেড়ে ছেড়ে দেয় তাহলে এফেক্টিভ जीरो ग्रेविटी हो जावे तो तो वेटलेस लगेगा उसको। वेटलेस हो जाएगा वो, बुद्धू लड़की। देखो सबसे पहला पार्ट क्या है कि उसने कह रखा है कि पर्सन वो खुद को इक्विलिब्रियम में रख पा रहा है। अगर पर्सन खुद को इक्विलिब्रियम में रख पा रहा है मतलब नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, राइट। तो अगर मैं इसमें अगर देखोगे पर्सन इक्विलिब्रियम में मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिफ्ट एक्सेलरेट करे और पर्सन इक्विलिब्रियम में रहे, तो हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं इसको कॉम्बाइंड मास सिस्टम की तरह देखूं तो यहाँ पे जो टेंशन टी आएगा वही टेंशन टी क्या होगा, इधर भी रहेगा। और इसके लिए कॉमन सिस्टम के लिए पूरा का पूरा जो वेट आएगा वो कितना हो जाएगा, 80 + 20 इंटू जी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा, पहले वाले पार्ट के लिए इक्वेशन क्या होगा, 2t ऊपर की तरफ लग रही है, दैट शुड बी इक्वल टू 100g एंड देयरफॉर t की वैल्यू कितनी हो गई है, 50g। इसका मतलब 50g का पुलिंग फोर्स है उसके ऊपर। अब इंसान के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। इस इंसान के लिए ऊपर की तरफ आप दिखाओगे टेंशन है, इसका खुद का वेट कितना है, 80g का है, और इसके पैरों पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ रही है जो इसकी रीडिंग है। इसकी एक्सेलरेशन 0 है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में था। तो इक्वेशन क्या बनना चाहिए आपके पास, t + n दैट शुड बी इक्वल टू 80g होना चाहिए। और टेंशन की वैल्यू कितनी है, 50g है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आ गया आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन आ गया, कितना है ये, 30g है। तो 30g का उसका रीडिंग है। अगर आप इसको न्यूटन्स में लिखेंगे इसको 300 न्यूटन्स लिख सकते हैं। आप अगर इसको केजी वेट में लिखना चाहते हैं तो इसको 30 किलोग्राम वेट भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो फोर्स को लिखने का ये भी एक तरीका होता है। आपके पास अगर कोई चीज इन मल्टीपल्स ऑफ जी आई है तो बस जी से उसको डिवाइड कर दो, तो आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है उसको हम केजी वेट में लिखते हैं। तो फोर्स का ये भी एक यूनिट माना जाता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। अब सेकंड केस में उसने क्या कह रखा है, उसने कह रखा है कि अगर वो चाहता है कि वो करेक्ट रीडिंग उसको मिले तो उसको क्या करना चाहिए। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि 80 किलो के इंसान का रीडिंग आ रहा है 30 किलोग्राम का, तो ऑब्वियसली उसको रीडिंग बढ़ानी है। और रीडिंग बढ़ाने के लिए हम एक्सेलरेशन क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लेते हैं। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इस रोप को पुल करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, ताकि इसका सिस्टम क्या करे, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करके जाए। तो बिना पुल के वो काम ये कर नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि उसको पुल करना पड़ेगा। अब कितनी एक्सेलरेशन से पुल करना है ये आपको नहीं पता है, तो ये हम मान लेते हैं कुछ भी एक एक्सेलरेशन से पुल कर रहा है। लेट्स कंसीडर दैट। सो नाउ सिंस he wishes to see his true weight as reading, which means that the reading is to be increased. Therefore it should accelerate up. ऊपर की तरफ इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अब एक बार अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन आपकी ऊपर की तरफ कुछ भी एक ए मान लिया हमने। तो अब आपको इक्वेशन क्या दिखेगा, इक्वेशन दिखेगा, सिस्टम तो यही दिखेगी आपको, सिस्टम आपको बिल्कुल यही दिखने वाली है, बट इस बार आपको ये एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा। व्हाट यू सी इट, you'll see that the system is accelerating now। तो अगर ये एक्सेलरेट कर रही है सोचो, तो इसकी एक्सेलरेशन मैंने दिखा दी, इस बार ऊपर की तरफ है, ये ए मान लिया, और ये टेंशन चेंज हो गया, कुछ एक टी डैश हो चुका होगा, मुझे नहीं पता ये टी डैश कितनी है। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, 2t डैश माइनस ऑफ 100g शुड बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 100 टाइम्स ऑफ ए। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन में ए डैश ए ही है, ठीक है, ए। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई है। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, इंसान के फ्री बॉडी डायग्राम से। इंसान के फ्री बॉडी डायग्राम को अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप टेंशन टी डैश लग रही होगी, एक इसका खुद का वेट है 80g का, और यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये भी कितना चाहिए आपको,
80G का ही तो चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? ट्रू रीडिंग चाहिए ना हमको, और यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? सेम एक्सेलरेशन a चाहिए। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे आप? t डैश प्लस n माइनस ऑफ 80G दैट शुड बी इक्वल टू 80 इंटू a। ये नॉर्मल रिएक्शन और 80G तो आपस में ही कट गए, तो यहाँ से आपको t डैश की वैल्यू मिल गई है, दैट इज 80 टाइम्स ऑफ a। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ और पुलिंग फोर्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसने पूछा था उसको क्या करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा वो तो बेसिकली मैं पुलिंग फोर्स से निकाल सकता हूँ। तो अब इक्वेशन क्या होगा आपके पास? पहले से इक्वेशन आपके पास था 2t डैश माइनस ऑफ 100G इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ a, और a की वैल्यू कितनी निकाली हमने? t डैश बाई 80, तो ये हो गया आपकी 5/4। तो अभी इसको उधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं। 4 to the 8, 8 minus 5 is 3, तो ये हो गया 3t डैश बाई 4, दैट शुड बी इक्वल टू 100 GRE। इसका मतलब t डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 400G डिवाइडेड बाई 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आप देख पा रहे हो? ये अप्रोक्सीमेटली है आपके पास 4000 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1333.33 न्यूटन है। और इसको केजी वेट में अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो ये हो जाएगा 133.33 केजी वेट लिख सकते हैं इसको, किलोग्राम वेट। आप सोचो कि उसको कितना फोर्स से पुल करना पड़ेगा, सोचो 133 केजीज का वेट लिफ्ट करने जैसा उसके पास सिनेरियो होगा, उतने पुलिंग फोर्स से उसको खींचना पड़ेगा उसको, विच इज प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। आई होप सबको समझ आ गई क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ गई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आगे मूव करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स का मतलब क्या है और जरूरत क्या है, इसको मैं डायरेक्टली आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे पहले लेके जाता हूँ, और उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल सा एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ और उसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक बस है और ये राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a। इसमें दो इंसान हैं, एक तो बाहर है और एक अंदर है। इनको कुछ नाम दे देते हैं, इसको a कह लेते हैं और इसको b कह लेते हैं। ठीक है, इस सीलिंग से हमने क्या कर रखा है, एक पेंडुलम बॉब है, मान लो उसको झुला रखा है। ठीक है, देयर इज अ पेंडुलम बॉब व्हिच इज सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप। पहले आप ये सोच के बताइए मुझे, ऑब्वियसली अभी आपने सूडो फोर्स पढ़ा नहीं है तो कोई भी मुझे सूडो फोर्स का नाम लेके नहीं बताएगा। ठीक है, आपको लॉजिकली बताना पड़ेगा कि इस स्ट्रिंग का डिफ्लेक्शन दिखेगा आपको या नहीं दिखेगा, और अगर दिखेगा तो किस तरफ, लेफ्ट की तरफ? बोलिए क्या? तो लेफ्ट की तरफ। हाँ सर, लेफ्ट की भी तरफ बताना पड़ेगा। दिखेगा। ऑब्वियसली मैं आपको जस्टिफिकेशन भी मांग रहा हूँ, मैं आपका ओपिनियन नहीं मांग रहा हूँ। तो जो भी लेफ्ट राइट कुछ भी बोलना चाहते हैं आप अपने जस्टिफिकेशन के साथ बोलेंगे प्लीज। ठीक है, हाँ अब बोलिए जिसको भी बोलना है। Sir, inertia. इनर्शिया सर भी नहीं है, आप प्लीज ऐसे एक word में बोलेंगे तो फिर मुझे नहीं समझ आएगा। सर पहले सर रेस्ट पे था, फिर सर वो राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो सर जो बॉब है सर उसका तो मतलब इनर्शिया के लिए उसका चाहेगा कि सर वही पोजीशन पर रहे, तो सर क्योंकि राइट एक्सेलरेशन कर रहा है तो फिर सर उसका डिफ्लेक्शन पीछे आ जाएगा लेफ्ट की तरफ। মানে ববটা এক জায়গাতেই থেকে যাওয়ার টেন্ডেন্সি পজেস করবে কিন্তু গাড়িটা তো এগিয়ে যাবে। सही सो कह रहे बी हैं, सो सही बी कह को रहे हैं। दिखेगा लेफ्ट में और ए को दिखेगा सेम पोजीशन में। बेसिकली ये बॉब तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, जबकि ये वाली पॉइंट जो है वो बस के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाली पॉइंट तो आगे शिफ्ट कर जाएगी, और ये बॉब अगर यहीं रहने का कोशिश करेगा तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये पीछे ही चला गया है। राइट, कैन यू सी दैट? यस सर। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है,
तो बस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये पीछे की तरफ चली गई है, ऑब्वियसली ग्राउंड से भी आप देखोगे तो पीछे ही चला गया है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बस पीछे ही चला गया है। तो आपके बस के ऊपर बैठ के देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि थोड़ी देर के बाद ये एक डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे रह रहा है, ठीक है। दिस इज दी पोजीशन जहां पे वो स्टे करके रह पा रहा है। मान लेते हैं कि ये उसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये थीटा में मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन उसके लिए, ठीक है। मतलब ये वाली जो पोजीशन दिखा रखी है ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू बस। मतलब बस में देखने पे मुझे ये दिख रहा है कि इसके बाद इस पोजीशन से और चेंज नहीं हो रहा है। और ए के रिस्पेक्ट में भी देखें तो मुझे फ्रेम एक्सेलरेट करती हुई दिख रही है, बट उस फ्रेम के ऊपर ये बेसिकली फिक्स्ड एंगल पे मुझे दिख रहा है। आ रही बात समझ में आप सभी को? ठीक है, तो ये बेसिकली बस जा रहा होगा, ये लटका हुआ होगा और फिक्स्ड एंगल पे लटका हुआ होगा, यही आपको दिखेगा। तो पहले तो मोशन को डिस्क्राइब करिए कि दोनों को क्या क्या दिख रहा है। अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए को क्या क्या दिखेगा, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन दैट ही इज सीइंग। ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो व्हाट आर द रियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन दैट ही सीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। স্যার যে ফোর্সটা দিয়ে বাসটা আগে যাচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন এ দিয়ে ওটা দেখতে পাবে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। मैं पूछता हूँ रियल Sir, he can- क्या लग रहे हैं, तो बोलती है जे फोर्स दिए जाच्छे से फोर्स देखबे। अरे क्या फोर्स का कुछ तो नाम है, रियल फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं उसके ऊपर। এমজি লাগবে, টেনশন দেখতে পাচ্ছি। টেনশন লাগবে, এমজি লাগবে। टेंशन और एमजी यही दो फोर्सेस लग रहे हैं। স্যার অন Right? দ্য পেন্ডুলাম ইউর আস্কিং? क्या बोल रही है, क्या बोल रहे हो? না স্যার। अगर ए के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो व्हाट you'll see that the string is deflected, so a tension will be acting on it, a weight acts vertically downwards, so these are the real forces acting on it। और string का inclination vertical से थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। Also that you see that since the bus is accelerating, so obviously the bob also has the same acceleration as the bus, क्योंकि वो बस के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में दिख रही है आपको। So when you see that the object is accelerating, obviously you need to understand that there must have been forces which are making it accelerate। So acceleration horizontal है, vertical में नहीं है। इसका मतलब vertical direction में क्या है, ये equilibrium में है, और horizontal direction में क्या है, ये accelerated motion में है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, पहले कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज टी साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगा आपके लिए, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिखें तो टी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू 0 लिखा आपने फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या लिखोगे, टी साइन थीटा दैट इज द फोर्स एंड दिस इज कॉजिंग एन एक्सेलरेशन, सो दिस विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये दो वेरिएबल आ गए आपके पास, मतलब टी कॉस थीटा टी साइन थीटा मिल गया है। ऑब्वियसली इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको tan थीटा मिल जाएगा। टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, उन दोनों को डिवाइड कर दो, आपको देखो ये वैल्यू मिल गई है a by g। कैन यू सी दैट, कैन एवरीबॉडी सी दैट? जी यस सर। ठीक है, कोई पंगा नहीं है, ये आराम से हमने कैलकुलेशन कर लिया कि कितने एंगल पे स्ट्रिंग डिफ्लेक्ट होगा, दैट विल बी tan इनवर्स a by g। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यही कैलकुलेशन एक बार कोशिश करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू बी करने का। ठीक है, इस बार मेरा एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू बी हो रहा है, मतलब बी अगर के बी के फ्रेम में किया जाए तो क्या करेंगे। आप ये सोच के बताइए कि इस बार उसको क्या क्या डिस्क्रिप्शन होगा, क्या वो क्या क्या फोर्सेस लगता हुआ देख रहा है। एक तो टेंशन देख रहा है, रियल फोर्सेस क्या क्या है, एक टेंशन देख रहा है और साथ में क्या देख रहा है, वेट देख रहा है। करेक्ट है, करेक्ट है। স্যার ওই এটা ছাড়া বাকি সবটাই থাকবে। तो टेंशन तो दिखेगा ही उसको, वेट भी दिखेगा, बट क्या वो एक्सेलरेशन दिखेगा उसको? नो सर, क्या उसको एक्सेलरेशन दिख रही है? इसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन उसको कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है ना, जीरो। राइट? कोई एक्सेलरेशन sir. दिख रही है। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखता तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0, राइट? जी सर। तो अभी अगर मैं फिर से कंपोनेंट्स ब्रेक करके अगर इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करूं तो फिर से मैंने इक्वेशन लिखा वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, मैंने बोला टी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी दैट इज द नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल दैट शुड बी 0। तो पहला इक्वेशन यही हो गया। दूसरा इक्वेशन जैसे ही मैं लिखने गया तो मेरे हाथ रुक गए टी साइन थीटा लिखने के बाद। मेरे हाथ क्यों रुक गए, मेरे हाथ क्योंकि इसे बैलेंस क्योंकि Balance उस करने के लिए कोई एक्सिस force नहीं है। एक्सिस पे और कोई ऐसा फोर्स है नहीं जो उसको सर, बैलेंस और कर पाए कुछ टी साइन नहीं थीटा को, बट ताकि उसका बैलेंस ए रिलेटिव 0 आ जाए। दो चीजें हैं, पहला कॉज एंड इफेक्ट के तरीके से सोचो, तो अगर टी साइन थीटा एक अनबैलेंस्ड फोर्स है
तो आपको एक्सेलरेशन दिखना चाहिए, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, राइट? यस सर। और यस दूसरा, सर। अगर एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो टी साइन थीटा को काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है। ये सीधा हाँ सर। यस सर। यस सर। इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है, इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपके फेल कर जाते हैं। मतलब जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, जिसको आप नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो, वो लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। इनर्शियल मतलब जो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम है। एक्सेलरेटेड फ्रेम में जब भी आप अपने आप को सिचुएट करोगे तो ये दुविधा, मतलब ये जो कंफ्यूजन है, ये हमेशा आएगा, हमेशा आएगा। हाँ, अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं चाहता हूं कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में न्यूटन्स लॉ यूज करूं, तो उसका मॉडिफाइड वर्जन यूज करना पड़ता है। मॉडिफाइड वर्जन क्या है कि अगर आप रियल फोर्सेस के साथ साथ अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल फोर्स उसमें ऐड करते हो, वेक्टोरियली, हाइपोथेटिकली, मतलब वो सच में लगा नहीं रहा होगा कोई, आप जस्ट ये लगा रहे होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड बनाने के लिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अपने ओरिजिनल फॉर्म में एक्सेलरेटेड फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है। उसको एप्लीकेबल बनाने के लिए आपको एक अपनी तरफ से एडिशनल फोर्स लगानी पड़ेगी। ये लॉजिकली आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। टी साइन थीटा राइट की तरफ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको फोर्स लेफ्ट की तरफ। डू यू सी दैट एवरीबॉडी? जी सर। राइट, तो Yes, हमें sir. ये पता चल रहा है कि इधर लेफ्ट की तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स जो मैंने लगाया, इसी को बेसिकली हम सूडो फोर्स कह रहे हैं। दिस इज द सूडो फोर्स। अब ये सूडो फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी चाहिए? अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी टी चाहिए? साइन आप थीटा यहाँ के से- T इक्वल। sin theta. यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ से चेक कर सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना चाहिए। टी साइन थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ए के रिस्पेक्ट में कितना आया था, एम आया था ना। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आया हाँ था? सर। हाँ सर। इसका मतलब अगर मैं ये सूडो फोर्स को अगर मैं एम ए के इक्वल कर दूं, एम ए के इक्वल, तो क्या मेरे लिए ये इक्विलिब्रियम में अभी आ जाएगा? हाँ सर। हाँ, हाँ sir. आ क्या जाएगा। होना चाहिए था? टी साइन थीटा माइनस ऑफ द सूडो फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। यही तो बनेगा इक्वेशन। तो इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप में जब आप लिखोगे तो टी साइन सूडो फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू में है, तो इक्वेशन क्या बना आपके पास? टी साइन थीटा माइनस ऑफ एम ए दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। यहाँ पे भी अगर सॉल्व करोगे अब आप नेक्स्ट स्टेप में, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? a by g आ जाएगी। A by G. आपको tan साइन टी साइन थीटा पता है, टी कॉस थीटा पता है, डिवाइड करो, आंसर निकालो। क्या आपको बात समझ आई है? यस सर। जी सर। ओके, अब आप ये सोच के बताओ मुझे कि इसका सेकंड इक्वेशन और इसका सेकंड इक्वेशन दोनों में कोई डिफरेंस है या बिल्कुल सेम ही है? मतलब आर देयर एनी डिफरेंस, मतलब या फिर बिल्कुल सर कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है? স্যার প্রথমেরটা রিয়েল ফোর্স আর পরেরটা হাইপোথেটিক্যাল। আমি বুঝতে পারলাম না। মানে প্রথম যেটা উইথ রেসপেক্ট টু এ, ওটাতে যে এম এটা লাগছে ওটা আসলে লাগছে, কিন্তু এম এ পরে লাগছে, এম এ লাগছে কারোর উপরে? কে লাগাচ্ছে এম এটা? বাসটা যেটা দিয়ে অ্যাক্সেলারেট করছে ওটা। বাস লাগাচ্ছে কবে? বাস লাগাচ্ছে না, বাসের উপর এম এর যেটা লাগা ওটা রিয়েল। বাসের উপরে লাগাচ্ছে এম এ রিয়েল? হ্যাঁ। এটা আমি কার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করেছি? না না, বাসটা যেটা দিয়ে করছে, যেহেতু পেন্ডুলামটা বাসের সঙ্গে যুক্ত, তাই জন্য পেন্ডুলামটা সেম দিয়ে করছে। अरे बोल रहा हूँ कि कौन लगा रहा है ये एम ए? तुम बोल रहे हो एम ए फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। मैंने पूछा कि ये फोर्स कौन लगा रहा है? বাস লাগাচ্ছে। बस लगा रहा है। बस उसके ऊपर लगा सकता है फोर्स उसके ऊपर? बस उससे कनेक्टेड है, उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में है? बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल इक्वेशन को नहीं समझा है। हाँ, कोई और ट्राई करना चाहते हैं? सर फर्स्ट वाले केस में जब आदमी ग्राउंड से देख रहा है तो वो एक्सेलरेशन को एक्चुअली देख रहा है, तो वो हो रहा है एक्सेलरेशन। और सर सेकंड वाले केस में आपने जो एम ए फर्स्ट इक्वेशन क्या है फिर? फर्स्ट इक्वेशन क्या है ये? मतलब So it's just a depiction of F equals to ma. बिल्कुल, ये बेसिकली क्या कॉज एंड इफेक्ट है। Cause and effect सर हम यहाँ पर रिलेट किया है। और सेकंड केस में सर टी साइन थीटा एक अनबैलेंस फोर्स है, और अनबैलेंस फोर्स जब ही दिखेगा तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है? अनबैलेंस फोर्स को हम क्या करते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करते हैं। सो ma इज नॉट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ma इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स व्हिच वाज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट।
राइट? जी सर। सर सेकंड वाले केस में जो आपने एम ए लिखा है, दैट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्यूडो फोर्स सर, दैट इज नॉट अ रियल फोर्स, दैट इज अ हाइपोथेटिकल फोर्स दैट वी आर शोइंग इन द इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन सर नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन नेचुरल फ्रेम, सॉरी। तो सर यही डिफरेंस है कि पहले वाले में मैग्नीट्यूड रियल फोर्स रियल वैल्यू में आ रहा है, और ये वाला हाइपोथेटिकल फोर्स के कारण आ रहा है। ये रियल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ, तुम आधी बातें समझ रहे हो, आधी बातें नहीं समझ रहे हो। ये आप बोल रहे हो एम एक रियल फोर्स है, एम ए रियल फोर्स है ही नहीं। एम ए इज नॉट अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी बातें आप लोगों के दिमाग में जा ही नहीं रही है। The only force acting on the object which is unbalanced is T sin theta. That is the only real force which is acting on the object which is unbalanced. इसका numerical value ma के equal है. ma is not any force acting on the object. When you say that this force is acting on the object, you'll have to justify who is exerting that force. तुम बता दो मुझे ma कौन लगा रहा है ma force? তো You টি don't have সাইন an answer. থিটাটা কি বাসটা লাগাচ্ছে? টি সাইন থিটাটা টেনশন আছে, টেনশনের একটা কম্পোনেন্ট আছে, টেনশনটা স্ট্রিং ইয়েস লাগাচ্ছে। স্যার, তুই টেনশনটা জানিস না তো যে টেনশন বাসটা কে লাগাচ্ছে? লাগাচ্ছে না? টেনশন স্ট্রিং লাগাচ্ছে না বাস লাগাচ্ছে? না মানে নিশ্চয়ই। স্ট্রিংটা তো বাসের সঙ্গে কানেক্টেড বলে লাগছে তো। বাহ বাহ, তাহলে তো আমি এরম করে একটা লাইনে দাঁড়িয়ে যাই, এরম করে লাইনে দাঁড়িয়ে যাই, এ বি সি বলে দিই, আমি এ পেছনে বি কে ধাক্কা দিয়ে দিলাম, বি সি কে ধাক্কা দিয়ে দিল, তো সি এসে আমাকে ক্লেম করবে যে তুই আমাকে কেন ধাক্কা দিয়েছিস? হ্যাঁ, যেহেতু তোমরা সবাই কানেক্টেড আছো তাই মানে তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়েছো। হ্যাঁ, you don't understand the difference between string and bus. You see Ye- that string is same as bus. Yes, String sir, is sorry. equal to bus, हाँ? क्या यस सर, यस सर, अंडरस्टैंड। मतलब ऐसे हाथ से बहुत लोगों को कनेक्ट कर दें, ऐसे हाथ से हाथ लगा के कनेक्ट कर दें बहुत लोगों को, तो अगर ये फोर्स लगा रहा है इस पे तो तुम बोलोगे ये फोर्स इस पे भी लगा रहा है। हाँ, जस्ट नो बिकॉज सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एक अनबैलेंस फोर्स है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट किया। यू सी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट एंड देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज फाउंड यूजिंग द इक्वेशन। बट व्हेन यू आर सीइंग this equation is basically a force balancing equation where ma is not the effect that you see. Ma is just the numerical value of a hypothetical force you have introduced to balance the object. So that is not acceleration of the object. मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये acceleration of the object है जो आपको दिख रहा है, ये नहीं है, आपको दिख ही नहीं रहा है, यहाँ से acceleration ही नहीं दिख रहा है। तो अब आप ये pseudo force को लगाओगे कैसे, अब वो सीख लेते हैं। How do you apply this pseudo force? सूडो फोर्स अगर आपको कभी भी लगाना होगा, कभी भी सूडो फोर्स लगानी है, तो सूडो फोर्स में दो चीजें हैं। पहला चीज है मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड होगा किसके ऊपर डिपेंडेंट, दो चीजों पर डिपेंडेंट। एक है कि किस मास के ऊपर लगा रहे हो आप, जैसे यहाँ पे हम बॉब के ऊपर लगा रहे थे तो हमको बॉब का मास लेना पड़ेगा। दूसरा, आप कहाँ सिचुएटेड हो, तो हम सिचुएटेड कहाँ पे थे, बस के अंदर थे, तो इसीलिए हमको एक्सेलरेशन किसका लेना पड़ेगा, बस का लेना पड़ेगा। So you'll have to take the acceleration of the bus, मतलब जिसमें आप situated हो, और आपको mass of object जिसको आप देख रहे हो उससे multiply करना पड़ेगा। So mass of object multiplied by acceleration of frame in which you are situated. फिर direction किस तरफ लगाना पड़ेगा, direction will be just the opposite of acceleration of the frame. आपके frame का acceleration right की तरफ था, तो pseudo force हमने किस तरफ लगाया, left की तरफ लगाया, तो इसीलिए pseudo force का direction हमेशा opposite to the acceleration of the frame आएगा। ठीक है, आप जिस फ्रेम में सिचुएटेड हो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके दोनों तरीके हैं। देखो, ए से भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने बी से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं, आपको कौन सा कन्वीनियंट लगता है। किसी को हो सकता है ये कन्वीनियंट लगे, किसी को हो सकता है ये कन्वीनियंट लगे। अभी नया नया करोगे तो आपको लगेगा नहीं यार यही कन्वीनियंट है, कौन झमेले में पड़े, सूडो फोर्स के चक्कर में कौन पड़े। बट एक्चुअली जो फ्रेम बी है, अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो फ्रेम बी जो है वो एक बेटर फ्रेम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे नजर में ऐसा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट करता हुआ दिखता है आपको, तो उसके लिए तो आपको नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा। बट कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तब आप किसी भी डायरेक्शन में देखो नेट फोर्स क्या दिखेगा, आपको जीरो ही दिखेगा। राइट, डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आपको नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करना पड़ेगा।
और अगर कोई एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालो, कितना मिलेगा आपको? जीरो ही मिलेगा ना। तो आप सोचो कि कौन सा ऑब्जेक्ट एनालाइज करना आसान है, इक्विलिब्रियम वाला ऑब्जेक्ट या फिर एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, कौन सा आसान है? इक्विलिब्रियम वाला ऑब्जेक्ट। इक्विलिब्रियम वाला। इक्विलिब्रियम वाला ऑब्वियस है। इक्विलिब्रियम वाला हमेशा आपको रिलेटिवली थोड़ा सा आसान लगेगा, क्योंकि उसमें हर डायरेक्शन में फोर्स जीरो करनी पड़ती है। हाँ, बट इसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। कॉशियस क्या रहना पड़ेगा कि आपको रियल फोर्सेस के साथ साथ अब आपको एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, अगर आपकी फ्रेम जो है ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो आपका एफबीडी बनता है, तुम देखो बहुत ही क्लियर कट डिफरेंट एफबीडीज है दोनों पे। इवन तो क्वेश्चन का फाइनल एंड रिजल्ट दोनों से सेम आया है, बट एफबीडी बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन शो किया है फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में मैंने सूडो फोर्स लगाया है। और ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप इस डायग्राम को बना के ऐसा इक्वेशंस लिखने का कोशिश नहीं कर सकते। आपको वो इक्वेशन, जिस तरह से आप इक्वेशन मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखना पड़ता है। तो आपको ये बहुत ही क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि व्हाट यू आर राइटिंग। हाँ, वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो ये लाइन नहीं लिख के आप डायरेक्टली भी लिखते टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। अगर आप लिखते तो कुछ गलत नहीं होता। आप बोलते कि लेफ्ट साइड का फोर्स और राइट साइड का फोर्स सेम होना चाहिए, तो आप बोलते कि टी साइन थीटा राइट का फोर्स है एंड लेफ्ट का फोर्स कितना है, एम ए है, तो इसको इक्वेट कर दिया। बट ये समझ के कर रहे हो तो एक अलग बात है, और बिना समझे अगर कर रहे हो तो अलग बात हो रहा है। आ रही बात समझ में आपको? आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट। तो ए का फ्रेम क्या था हमारे लिए इस केस में? ए वाज अनएक्सेलरेटेड, और इसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और बी जो है वो आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम है या फिर नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसको आप जस्ट हाईलाइट कर लीजिएगा टर्म को, नॉन इनर्शियल फ्रेम को, ताकि आपको ध्यान रहे नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होता है। अभी थोड़ा सा जस्ट थ्योरी जल्दी से लिख लेंगे, ठीक है? मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिखिए, ठीक है? मैं नहीं लिख रहा, अब मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप खुद से लिख लीजिए। लिखिए, नोट करिए और मेंशन करिए। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिएगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए is not applicable in non-inertial frames, not applicable in non-inertial frame in their original form, in their original form. Next point लिखिए, to make it applicable, we need to consider a hypothetical force. We need to consider a hypothetical force commonly known as the pseudo force. We need to consider a hypothetical force commonly known as the pseudo force, other than all real forces acting on the object. Other than all real forces acting on the object. Other than all real forces acting on the object. Next point लिखिए, the pseudo force has पहला magnitude,
equal to mass of object being observed multiplied with acceleration of frame in which we are situated. दूसरा direction opposite to acceleration of frame. Therefore, in non-inertial frame, F real plus F pseudo, that will be equal to mass multiplied by relative acceleration. मतलब उस फ्रेम से आपको जो भी एक्सेलरेशन दिख रहा होगा उसके लिए लिख दिस करेंगे. दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चोजन फ्रेम. उसके फ्रेम में क्या दिख रही है. ठीक है. ओके, ये फ्रेम को कब हम प्रेफर करते हैं, इसका लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया. कभी आपको ऐसा सिनेरियो दिखे जहां पे एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है और उसके ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट चढ़ा हुआ है, तो उस केस में हमेशा ये प्रेफरेबल होगा कि आप उस बड़े ऑब्जेक्ट पे चढ़ जाओ, उससे मोशन आपको थोड़ा सा आसान दिखेगा. ठीक है. तो इस चीज को जस्ट मेंशन कर लीजिए कि कब हम इस तरह के फ्रेम को प्रेफर करते हैं. मेंशन कर लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए. generally we prefer non-inertial frames as our frame of reference. Generally we prefer non-inertial frames as our frame of reference if there is a larger block which is accelerating, and over it there are other objects, which are either in relative equilibrium or in relative motion. Either in relative equilibrium or in relative motion. Okay. एक और चीज आपको समझाता हूं. देखो, इस एंगल को फाइंड करने का एक और बहुत ही आसान तरीका था. मतलब ना तो सूडो फोर्स यूज करते, ना तो हम ए का फ्रेम चूज करते, कुछ नहीं करते. ठीक है. मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, कॉमन सेंस बताता हूँ. कॉमन सेंस में वेक्टर का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा चाहिए होगा. अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई भी चीज को आप लटकाते हो तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्यों लटकता है, इसका रीजन क्या है. मैंने इसको अभी लटका रखा है, ये नीचे weight of the object acting downwards. weight of the object acting downwards, करेक्ट. तो ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में ये क्या करता है, अपने आप को इंक्लाइन करता है. राइट. अगर मैं बोलूं कि ग्रेविटी सपोजिटली इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता, सपोजिटली, तो अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करता, इस डायरेक्शन में जी सर. करता है. That's the direction of यस सर. राइट. अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी हम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में किसी चीज को रखते हैं तो वो फ्रेम में जो भी चीजें रखी हुई होती है वो ग्रेविटी जो परसीव करता है, जो ग्रेविटी एक्चुअली होता है, वो दोनों तो डिफरेंट है. राइट. एक्चुअल ग्रेविटी सबके लिए सेम है, बट हम जो ग्रेविटी परसीव करेंगे उस एक्सेलरेटेड फ्रेम में वो हम कैसे फाइंड करते हैं, जी में ए को रिवर्ट करके ऐड करने के. राइट. यस सर. इस एक्सेलरेशन को हम जी में क्या करेंगे, रिवर्ट करके ऐड करेंगे. अभी वो लॉजिकली सोचते हैं. ठीक है. हमारा जी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड से. एक्सेलरेशन को अगर मैंने रिवर्ट किया तो किधर आ जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा. करेक्ट. मैग्नीट्यूड में तो ए ही रहेगा ना. इन दोनों का रिजल्टेंट देखो किधर आ रहा है,
इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, ये करेक्ट है? हाँ Correct सर। है? क्या यही हमारा जी इफेक्टिव है? सोचो, है ना? जी सर। तो अब ये बॉब को किधर होना चाहिए था? क्या बॉब को इसी लाइन से अलाइन होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था नहीं? यस सर। तो अभी ये एंगल तो थीटा आपने चूज किया था, तो क्या ये एंगल भी थीटा है? हाँ सर। tan थीटा देखो तो यहाँ से डायरेक्टली आ गई क्या? tan थीटा इज a by g आ रही है क्या? जी। हाँ सर। That's यस it. सर। हमने तो कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया। आई बात समझ में सभी को? हाँ सर। ठीक है कि इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम ग्रेविटी जो परसीव करते हैं और जो एक्चुअल ग्रेविटी है वो दोनों डिफरेंट है। स्ट्रिंग हमेशा अपने आप को इफेक्टिव ग्रेविटी के डायरेक्शन में अलाइन करता है। दैट्स इट, बस इतनी बात समझनी है आपको। ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के मैं वापस से आपको क्या पूछ सकता था कि मैं ये पूछ सकता था कि जैसे ये बॉटल है, मान लो इस बॉटल का फ्री सरफेस, जब भी अगर मान लो इसको इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो फ्री सरफेस कैसा होता है? फ्री सरफेस हमेशा कैसा दिखता है आपको? हॉरिजॉन्टल दिखता है ना? दिखता ही नहीं दिखता? सर। राइट। अगर मैं इसको प्लेस कर दूं एक जगह पे, स्टेशनरी रख दूंगा ऐसे, तो इसका फ्री सरफेस कैसा दिखेगा? हॉरिजॉन्टल दिखेगा, राइट, इक्विलिब्रियम में जब आ जाएगा। अब मैं बोलूं कि हॉरिजॉन्टल क्यों रहता है सरफेस, इसका रीजन बताओ। अगेन ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी कैसा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, राइट। अगर ये सरफेस वर्टिकली डाउनवर्ड्स के परपेंडिकुलर नहीं होगा तो फिर तो इसके फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। क्यों? अगर मान लो कभी ऐसा सिचुएशन हुआ तो इस केस में ग्रेविटी अगर नीचे की तरफ है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो उसका तो एक डाउन द इंक्लाइन क्या होगा? कंपोनेंट आ जाएगा ना। और डाउन द इंक्लाइन अगर कंपोनेंट आ गया तो वो लिक्विड को फ्लो करा देगा ना। क्या आपको बात समझ आ रही है? हाँ ये सर, हाँ सर। यस यस सर। सर। लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी है फ्लो करने के लिए जो सॉलिड्स के पास नहीं है। तो आप लिक्विड के सरफेस पे अगर कोई भी सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाओगे, जैसे ये लिक्विड का सरफेस है, आप अपने हाथ से अगर लिक्विड पे ऐसे ऐसे स्लाइड करते हो, कभी अगर नदी में जाते हैं हम तो हाथ नदी में या पूल में जाते हैं तो पानी के सरफेस पे ऐसे ग्रेज करते हैं हम, तो पानी क्या वहीं रहता है या आगे मूव कर जाता है? तो आगे मूव कर जाता आगे है। मूव कर मूव जाता कर है। जाता है। इसका मतलब लिक्विड के पास फ्लो करने की एबिलिटी है। तो अगर आप उसके सरफेस के पैरेलल अगर कोई भी फोर्स दोगे एक्सटर्नल, तो वो क्या करेगा? फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, फ्लो तो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए। अब ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो इस वर्टिकली डाउनवर्ड्स का क्या इस सरफेस के अलोंग कोई कंपोनेंट आएगा? नो सर। नहीं आएगा। बट अगर ये ऐसा होता तब तो ग्रेविटी का कंपोनेंट इधर आ जाता ना, तो वो क्या करता? लिक्विड को फ्लो करा देता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जी जी सर। सर। ठीक है। अब ये सोचो, तो मैंने क्या बोला आपको कि लिक्विड का सरफेस अपने आप को कैसे डायरेक्शन में अलाइन करता है? हमेशा ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट। ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिक्विड का सरफेस अपने आप को अलाइन करता है। अगर किसी ने बोला ग्रेविटी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तब लिक्विड का सरफेस क्या ऐसा रहेगा? सर वो ग्रेविटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में रहेगा। ऐसा हो जाएगा। यस सर। आ रही है बात समझ में आप सभी को? हाँ सर। तो इस मान लो कि इस फ्रेम के अंदर किसी ने ऐसा एक लिक्विड का कंटेनर रख दिया होता और उसने पूछा होता कि यहाँ पे बताओ कि लिक्विड का सरफेस कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये अगर इफेक्टिव ग्रेविटी का डायरेक्शन है तो लिक्विड का सरफेस कैसा होता है? इसके साथ परपेंडिकुलर ऐसा होता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। सर। यस सर। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट इफेक्टिव ग्रेविटी का। यस सर। यस सर। क्लियर सभी को? Yes. ठीक है, तो इसको भी एक बार जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप भी लिख लो। इन सच केसेस of string suspended from an accelerated frame or a liquid container kept in the frame. These, अच्छा इसको दो पार्ट में कर देते हैं। अगर लिक्विड सरफेस, पहले स्ट्रिंग के लिए लिखते हैं। The string always aligns itself along G effective vector, which is basically G vector plus minus of A vector. So in question,
इन क्वेश्चन, ये गिवन सिचुएशन था, ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन था, तो उसके लिए कर रहे हैं। तो आपके पास सिनेरियो क्या था, एक्सेलरेशन राइट की तरफ था, तो मैंने इसको -a कर दिया, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो a के इक्वल ही रहेगा, और g आपका वर्टिकली डाउनवर्ड्स था, इसको भी शो किया, और इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया, और मैंने बोला कि ये मेरे लिए जी इफेक्टिव हो गया, इफेक्टिव ग्रेविटी अब यही हो गई है। अब सिंस ये जी इफेक्टिव है, तो इसलिए मैंने कहा कि स्ट्रिंग आपका इस डायरेक्शन में अलाइन हो। सो दिस इज इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। और ये एंगल आपका वर्टिकल से थीटा था, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा हो जाएगा, और यहाँ से आप डायरेक्टली tan थीटा की वैल्यू को लिख सकते हो, a/g आ जाएगा। और दूसरा आप ये भी लिख लीजिए, द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड always aligns itself. The free surface of liquid always aligns itself perpendicular to G effective, since it cannot bear any force parallel to its surface and stay in equilibrium. ठीक है, आई होप सबको समझ आ गई है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसमें फिर आप ड्राइंग कर लीजिएगा कि सिचुएशन ऐसा होगा कि अगर इफेक्टिव ग्रेविटी आपका इस डायरेक्शन में, दिस इज जी इफेक्टिव, तो आपका लिक्विड का कंटेनर जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है आपको। परपेंडिकुलर शुड लुक लाइक परपेंडिकुलर, थोड़ा सा इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई होप सबको क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस आप सर। एक यस ट्राई सर। करना चाहते हैं, इसका क्वेश्चन एक ट्राई करना चाहते हैं? यस सर। यस सर। चलिए मैं आप एक ट्राई करके देखिए। यस। मान लो आपको ऐसा एक सिनेरियो दे रखा है, ये मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन पे ट्रॉली मान लो दे दिया मुझे, ये एक ट्रॉली है, और ये ट्रॉली एक स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, दिस इज अ स्मूथ सरफेस, और इस ट्रॉली के टॉप से सीलिंग से मैंने एक पेंडुलम बॉब को लटका रखा है। आपको पूछा जा रहा है इस पेंडुलम बॉब का इंक्लिनेशन उस सीलिंग से कितना होगा एट इक्विलिब्रियम। फाइंड अल्फा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में वो कितना एंगल बनेगा, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे रिलीज्ड है, बाहर से कोई धक्का वक्का नहीं मार रहा है, जो भी है सब ग्रेविटी का खेल है, बाकी यही है और कुछ नहीं है। आप खुद से बताइए कि आंसर क्या आना चाहिए। देखो, एक तरीका जो सबसे आसान तरीका है, जी इफेक्टिव वाली तरीका। अगर स्मूथ सरफेस पे किसी भी ब्लॉक को आप छोड़ते हो, क्या आपको ये डाउट है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या आपको ये डाउट है कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? कितनी होगी इसकी एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन? जी sin थीटा की होगी, राइट? यस यस। अब आपको जी इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या पता है? हाउ डू यू फाइंड आउट जी इफेक्टिव? जी वेक्टर में ए वेक्टर को रिवर्ट करके ऐड करना होता है, करेक्ट? करेक्ट। यस तो अभी एक बार ट्राई करते हैं, बस देखें कि कितने लोगों को वेक्टर आता है। यह है इंक्लाइन प्लेन, यह है इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन, यह है वर्टिकल लाइन,
ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने पहले ये सब लाइन ब्रेक कर लिया ताकि कंपोनेंट्स ब्रेक करने में कोई आसान दिक्कत ना हो मुझे। ये एंगल मुझे पता है थीटा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। नाउ व्हाट इज नोन टू मी, मुझे ये पता है कि ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो मैं उसको दिखा देता हूँ पहले ही। तो ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इसको मैंने दिखाया, ये नीचे की तरफ g है और एक्सेलरेशन को रिवर्ट करना है, तो ये मैंने इस एक्सेलरेशन को रिवर्ट कर दिया। इस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कितनी है, दैट मैग्नीट्यूड इज g sin थीटा। अब इस g के कंपोनेंट ब्रेक करें तो एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन आएगा जो कि खुद g cos थीटा है, और एक पैरेलल टू इंक्लाइन आएगा जो कि आपका g sin थीटा है। डू यू सी समथिंग इंटरेस्टिंग ओवर हियर? ये g sin थीटा और ये एक्सेलरेशन का रिवर्टेड वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में क्या है, उल्टा। तो कट गया ना वो लोग आपस में ही। जी सर। तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ g cos थीटा, राइट? यस सर। अगर सिर्फ g cos थीटा बचा तो क्या यही आपके लिए इफेक्टिव ग्रेविटी है या नहीं है? Yes. है या नहीं? Yes. यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. और अगर वही इफेक्टिव ग्रेविटी है तो स्ट्रिंग किस तरफ होना चाहिए, इफेक्टिव ग्रेविटी की तरफ। तो स्ट्रिंग का अलाइनमेंट किस तरफ होना चाहिए, इसी लाइन पे। तो दिस शुड बी दी अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रिंग, अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रिंग होनी चाहिए। और जैसे आपको दिख गया कि स्ट्रिंग की अलाइनमेंट कैसी है, आप ध्यान से देखो, ये वाला लाइन कौन सा था, इंक्लाइन प्लेन का लाइन था ना, और ये लाइन कौन सा था, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर था। तो ये दोनों डायरेक्शन क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये स्ट्रिंग बेसिकली ऐसा नहीं है, ये स्ट्रिंग कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, है ना, इसके साथ परपेंडिकुलर। तो ये अल्फा ऑटोमेटिकली कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आई? Yes. यस Yes, सर। sir. That's it. इसको देख के हमको पता चल गया, यहाँ से आपको देख के पता चल गया कि ये जो अलाइनमेंट है, इसी से देख के आपको पता चल गया कि यहाँ से अल्फा आपका 90 डिग्री होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ आई सभी को? सर मेरा Yes, ये sir. यार, तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए मैं भेजा नहीं। ठीक है। हाँ अभी sir. अभी मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव तरीका दिखाता हूँ। जो अगर मान लो कि आप लोग, कितने लोग सूडो फोर्स से ट्राई कर रहे थे ना, मैं भी उससे भी एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। मान लो कि आपका फ्रेम आप यहाँ पे सिचुएट करते हो, ठीक है, आपने यहाँ पे फ्रेम सिचुएट किया, तो अदर देन रियल फोर्सेस आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स, राइट? तो mg तो ऑलरेडी नीचे लग रही है, और एक सूडो फोर्स आपने पीछे की तरफ लगा दिया, यह है ma, और एक है टेंशन। क्या इन लोगों का वेक्टर सम 0 आना चाहिए या नहीं? क्या इन लोगों का वेक्टर सम 0 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यस सर। जी सर. Yes sir. 0. यस सर। ओके गुड। अब ये ध्यान रखना, ये जो ma मैंने दिखाया ये सूडो फोर्स है, ठीक है। क्यों सूडो फोर्स है ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। mg का एक कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, इसको मैं लिख सकता हूँ mg cos थीटा, और एक mg का कंपोनेंट है पैरेलल टू इंक्लाइन, इसको लिख सकता हूँ मैं mg sin थीटा। एक चीज नोटिस करो, mg sin थीटा ऑलरेडी सूडो फोर्स से बैलेंस है। कैन यू सी दैट? mg sin Yes, थीटा sir. से ऑलरेडी बैलेंस है ना, क्योंकि Yes सूडो sir. फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, आप चेक करो ma, और ma खुद कितना है, mg sin थीटा ही है। डू यू सी दैट और नॉट? Yeah. Yes, sir. राइट? तो ये तो आपस में ही बैलेंस हो गए। अब तुम खुद ही सोच के देखो, आपके पास बचा क्या, व्हाट आर यू लेफ्ट ओवर विद, व्हाट आर यू लेफ्ट ओवर विद? वन इज t and mg cos theta. एमजी कॉस ये t बच गया आपके पास, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना उस पर, ठीक है। एक तो आपके पास ये t बच रही है, और एक ये mg cos थीटा बच रहा है। क्या ऐसे फोर्सेस कभी भी बैलेंस हो सकते हैं? क्या ऐसे No. फोर्सेस कभी भी बैलेंस हो सकते हैं? No, sir. बैलेंस होने के लिए तो इक्वल एंड ऑपोजिट होना पड़ेगा ना, राइट? Yes, sir. क्या आप mg cos थीटा को बदल सकते हो? क्या आप mg cos थीटा को चेंज कर सकते हो क्या? नहीं sir. mg का एक कंपोनेंट है, mg cos थीटा mg का एक कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, वो चेंज कैसे करेंगे हम? वी कैन नॉट चेंज दैट। किसको चेंज कर सकते हो आप? स्ट्रिंग का टेंशन का इंक्लिनेशन। Yes. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये ऐसा, अगर एक फोर्स ऐसा है और एक दूसरा फोर्स ऐसा है, आप बोल रहे हो इसको आप बदल ही नहीं सकते, ऑब्वियसली इसी को बदलना पड़ेगा ना आपको। आ रही बात समझ? इक्वल एंड opposite छोड़ देते आप। एग्जैक्टली। तो इसको बस आपको क्या करना है, इधर इसके साथ अलाइन कर देना, दैट्स इट, ताकि ये एक दोनों एकदम बिल्कुल 180 डिग्री पे आ जाए।
आई बात समझ में आपको? और जैसे ये हुआ तो आपको इसलिए आपको दिख गया कि एंगल अल्फा कितना है, 90 डिग्री पे आ गया। हाँ, आई बात समझ में आप सभी को? जी सर। ठीक है, इससे आपको ये भी समझ में आ गया कि टेंशन का वैल्यू कितना है, mg cos थीटा, राइट? है नहीं है? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों एनालिसिस समझ आ गई। जी सर। ठीक है, तो यहाँ का एनालिसिस क्या था, इधर से हमने क्या देखा, ये ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे सूडो फोर्स क्यों लगाया, क्योंकि हमारा फ्रेम यहाँ पे एक्सेलरेटेड फ्रेम चोजन था इसलिए। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो हम कर रहे थे, ये दूसरा सोल्यूशन है बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये ऑल्टरनेटिवली जो सोल्यूशन हम दिखा रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, टी वेक्टर प्लस mg cos थीटा, इसको आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। mg cos थीटा के ऊपर वेक्टर नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो फिर g का डायरेक्शन दिखा देगा। दे शुड बी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर दिस इज पॉसिबल only if T tension is perpendicular to incline and therefore अल्फा आपकी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक, समझ आ गई सबको? यस सर। तो आप ये याद रखना, ये चीज एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो इफेक्टिव ग्रेविटी इज, ए को रिवर्ट कर दिया, जी इधर है तो रिजल्टेंट पे इधर है, और अगर इंक्लाइन प्लेन और वो स्मूथ सरफेस उस पे एक ब्लॉक रख दिया और उसके अंदर की चीजों को देखना है तो इफेक्टिव ग्रेविटी इज जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। आपकी बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब आप बिना कोई कैलकुलेशन का तुरंत से बता सकते हैं कि अगर मान लो कि इस फ्रेम के अंदर मैंने कंटेनर को रख दिया होता तो लिक्विड का सरफेस कितने एंगल पे होता? लिक्विड का सरफेस कितने एंगल पे होता है? पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल टू इंक्लाइन। पैरेलल टू इंक्लाइन। Parallel ये to कंटेनर होता तो इफेक्टिव ग्रेविटी किस तरफ है? इस तरफ। और आपको Yes. पता है लिक्विड का सरफेस परपेंडिकुलर टू इफेक्टिव ग्रेविटी होती है, तो सरफेस कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? यस सर। यस। ठीक है? तो सेम क्वेश्चन जो स्ट्रिंग के लिए दिया है वही सेम क्वेश्चन आप उनमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई अनोखा सा चीज नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे एक सिनेरियो है, एक ट्रायंगुलर वेज है हमारे पास, दिस इज अ ट्रायंगुलर वेज, इसका मास कैपिटल M है और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक प्लेस कर रखा है मान लो, और इसका मास मैंने स्मॉल m दे रखा है और ये एंगल थीटा है। सारे सरफेस आपको स्मूथ दिए हुए हैं, ऑल सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर स्मूथ। Now the question has two parts. पहले वो कॉमनली पूछ रहे हैं व्हाट हॉरिजॉन्टल pushing force is required on wedge such that पहला there is no relative slipping between them मतलब ब्लॉक एंड वेज। दूसरा, ब्लॉक फॉल्स फ्रीली, ब्लॉक को एकदम बिल्कुल फ्री फॉल करवा देनी है आपको, तो उसके लिए कितना पुशिंग फोर्स चाहिए। मैं दोनों क्वेश्चन कर रहा हूं, आप प्लीज मत करिए, आप इसका जो एंड रिजल्ट है उसके बेसिस पे मैं कुछ एप्लीकेशन दूंगा वो करिएगा। ठीक है, पहले इसको ध्यान से थ्योरी को अच्छे से सुन लो। पहला पार्ट में उसने ये बोल रखा है कि हमको एक हॉरिजॉन्टल पुशिंग फोर्स वेज पे लगाना है, और वो बोल रहे हैं कि वेज और ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए।
रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होने का मतलब क्या है? कॉमन एक्सेलरेशन होनी चाहिए, यस सर। राइट? कॉमन एक्सेलरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरे को मीट करानी पड़ेगी। अब मैं अगर ये सोचूं तो मेरे को क्या ये वेज के ऊपर, ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाना है या वेज के ऊपर फोर्स लगाना है? वेज के ऊपर। वेज के ऊपर, मतलब मैं डायरेक्टली उस ब्लॉक को पकड़ तो नहीं रहा, राइट? आई एम नॉट होल्डिंग दैट ब्लॉक, राइट? राइट? Yes, sir. Yes, So sir. what are the real forces acting on the block? What are the real forces acting on the block? एक mg mg और एक नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो उसको वेट को बैलेंस कर सकता है, और एक Yes, sir. कंपोनेंट होगा जो उसको फॉरवर्ड ले जा सकता है, राइट? राइट? Yes, sir. सो क्या इस केस में मेरे को ऑलरेडी पता चल गया कि मुझे किधर धक्का मारना पड़ेगा? इधर Yes, धक्का। sir. Do you understand that? हाँ सर। Do you understand everybody? इधर धक्का मारना पड़ेगा, आप उल्टा नहीं मार सकते इस केस में, क्योंकि अगर मान लो कि आपने इधर धक्का मार दिया तो ये पक्का ही ये इधर एक्सेलरेट करेगा, राइट? है ना? अब अगर ये इधर एक्सेलरेट किया और आप बोल रहे हो कि ये इसके ऊपर ये ब्लॉक जो है उसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, तो फिर इसका मतलब पक्का ही ये भी इसके साथ राइट जा रहा है, यही तो मतलब निकला। यस सर। हाँ बट आप सर। ये सोचो कि इस ब्लॉक को राइट की तरफ एक्सेलरेशन देने के लिए फोर्स भी तो चाहिए, इफेक्ट तो कॉज भी तो चाहिए, और कॉज ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो आपको पता है परपेंडिकुलर टू सरफेस है और mg तो डाउनवर्ड्स है, तो ना तो mg का कोई कंपोनेंट इधर आएगा और ना नॉर्मल रिएक्शन का कोई कंपोनेंट इधर आएगा, तो इसका मतलब ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट केस में आपको ये पता चल गया कि धक्का किधर मारना पड़ेगा, राइट? राइट? यस Yes, जी sir. सर। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बाहर से देखा। अगर मान लो कि मैं आपको बोलूं कि आप वेज के ऊपर चढ़ के देखो, वेज के ऊपर चढ़ के देखो, तो वेज के ऊपर जैसे आपने फ्रेम फिक्स किया तो आपका फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम है या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है? Accelerated frame. एक्सेलरेटेड फ्रेम। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सेलरेशन, या तो आप राइट की तरफ एक्सेलरेशन या तो लेफ्ट की तरफ लेते, दोनों में से कोई एक लेते। Yes, sir. जी सर। मान लेते फिलहाल के लिए कि अगर मेरा फ्रेम मतलब इधर राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता, तो क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह पाता? एक बार सोचने की कोशिश करते हैं। क्या क्या रियल फोर्सेस लग रहे हैं? mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और एक सूडो फोर्स किधर लगता है? लेफ्ट की तरफ लगता ही नहीं Yes, लगता। sir. अब तुम सोच के देखो, डाउन दी इंक्लाइन mg का भी एक कंपोनेंट है और ये सूडो फोर्स का भी कंपोनेंट है, तो पीछे तो कोई ना कोई तो फोर्स चाहिए ना जिसको रोके। कोई फोर्स अवेलेबल है क्या? सरफेस तो स्मूथ है, No, sir. नो सर। मतलब नहीं रह पाता ना? रह पाता? नहीं सर। No, sir. नहीं रह पाता। आ रही बात समझ में आप सभी को? Yes, sir. यस sir. ठीक है, ये इस केस में इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता, तो ऑब्वियसली आपको एक्सेलरेशन किधर देना पड़ेगा? आपको लेफ्ट की तरफ ही देना पड़ेगा। तो ये पार्ट उसने क्वेश्चन में बोला नहीं था, ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके समझाया कि आपको किधर एक्सेलरेशन चूज करनी पड़ेगी। तो ये मैं पहले पार्ट के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरी पुशिंग फोर्स किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है, सो आई एम पुशिंग लेफ्ट की तरफ, और इसकी एक कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगी पूरे फ्रेम में, ये कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगी, और ये कितनी होने वाली है? F/m+m। सही लिख रहा हूं मैं? हाँ सर। Yes, ठीक sir. है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगेन आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसको ग्राउंड फ्रेम से करिए, जहां पे आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारे रियल फोर्सेस दिखाएंगे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिख रही है उस डायरेक्शन में आप नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। और या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप वेज के ऊपर चढ़ जाओ और उसके बाद फिर देखो कि आपको इक्विलिब्रियम दिख रही होगी। अगर इक्विलिब्रियम दिख रही है मतलब नेट फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है। अब एक बार उसी से करते हैं, क्योंकि रियल मतलब आप ग्राउंड के फ्रेम से तो अभी तक बहुत क्वेश्चन किए हैं, अब मैं इसके रेस्पेक्ट में ही करके दिखाता हूँ। तो मेरा फ्रेम जो है वो यहाँ पे है, मैं ध्यान रखने के लिए आपको एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ किया करना, मतलब जब भी ड्रॉ करोगे तो ये सब दिखाया करो, ताकि आपको समझ में आए कि ये तुक्का नहीं है जिससे आपका कभी कभी आंसर मैच कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है। आपका फ्रेम जो है चोजन फ्रेम का है, वेज है, इसलिए आपको सूडो फोर्स दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया? रियल फोर्सेस पहले देखे। तो रियल फोर्सेस क्या है? एक mg है। रियल फोर्सेस और कौन सा है? एक नॉर्मल रिएक्शन है, और एक फोर्स कौन सा है? अब एक हाइपोथेटिकल फोर्स जो कि अपना सूडो फोर्स है। ये सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। करेक्ट है? करेक्ट है? Yes, अब sir. खुद ही सोच के देखो, खुद ही सोच के देखो, अगर मैं बोलता हूं कि ये ब्लॉक जो है इंक्लाइन पे गिर नहीं रहा है, तो जो डाउन दी इंक्लाइन जो वेट का कंपोनेंट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? सूडो फोर्स का देखो ऊपर में एक कंपोनेंट आपको दिखेगा, डू यू सी दैट? देखो ये एंगल थीटा है,
तो सूडो फोर्स का ऊपर का कंपोनेंट कितना आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, और mg का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन कितना आ रहा है, mg sin थीटा आ रहा है। तो कंडीशन क्या हुआ, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होगा, सूडो फोर्स का cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। अब सूडो फोर्स तो आपको पता ही है कितना है, m into ac cos थीटा दैट शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। m गेट्स कैंसल्ड आउट एंड देखो यहाँ से आपको कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, दैट इज g tan थीटा। कैन यू सी दैट एवरीबॉडी? यस Yes. ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कि कभी भी वेज के ऊपर आपको ब्लॉक को रिलेटिव इक्विलिब्रियम में रखनी है तो कितना एक्सेलरेशन चाहिए उसको, जी tan थीटा का चाहिए। ये मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज किया करूंगा एंड आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि आपको ये रिजल्ट याद रहे। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को? Yes, sir. जी सर। ओके, अभी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी इसमें? नॉर्मल Yes, रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन पे जब भी ब्लॉक रखा होता है तो नॉर्मल रिएक्शन तो आप mg cos theta. mg cos थीटा कर देते हो, राइट? एग्जैक्टली यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरे बोलने से पहले ही आपने गलती कर दी कि आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सूडो फोर्সের কম্পোনেন্ট একটা আসবে নিচের দিকে। এবার তো সেটা তো আমার বলার পর না, আমার বলার আগেও আসবে না। হ্যাঁ, এটা তো আমার বলার আগেও আসবে, मेरी वजह से तो नहीं आ रहा ये कंपोनेंट कि मेरे बोलने के बाद आएगा। ये तो सूडो फोर्स लगाया आपने तो उसका कंपोनेंट तो आना ही आना है। तो अब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ रहा है उसका, ये जो आप कंपोनेंट दिखा रहे हो दैट विल बी बेसिकली दोनों कंपोनेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। इधर एक mg sin थीटा भी आएगा, यहाँ पे लिखने का जगह नहीं, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज सूडो फोर्स का sin थीटा है यहाँ पे, और यहाँ पे mg का cos थीटा भी है। तो अब अगर नॉर्मल रिएक्शन आपको चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी लिखोगे आप, कितनी है, mg cos mg cos theta plus pseudo force sin theta. सूडो फोर्स sin थीटा, करेक्ट। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, mg cos थीटा प्लस m इंटू ac विच इज g tan थीटा एंड इसके साथ sin थीटा मल्टीप्लाई हो गया। tan थीटा को आप sin थीटा बाई cos थीटा मेंटली करो तो न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा हो गया, डिनोमिनेटर में cos थीटा है, और वो cos थीटा इधर cos थीटा से जब मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में तो ऊपर में mg cos स्क्वायर थीटा हो गया और फिर sin स्क्वायर थीटा भी है। mg को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा, cos थीटा आएगा, करेक्ट है? देखो तो आ रहा है क्या? हाँ सर। तो ये वैल्यू क्या आ गई है, mg by cos थीटा। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि इस वेज के ऊपर ब्लॉक चढ़ा हुआ है और आप इसको रिलेटिव इक्विलिब्रियम में रख रहे हो और आपसे पूछ लिया गया नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, और आप बिना सोचे समझे वहां पे क्या कर दिया आपने, mg cos थीटा कर दिया, जबकि यहाँ पे आंसर क्या होगा, mg cos थीटा नहीं, यहाँ पे क्या आंसर है, mg by cos थीटा होगा, करेक्ट है? करेक्ट है? हाँ सर। तो करने का एक आसान तरीका भी हो सकता है, जैसे इसमें तो बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व हुआ, आपको देखो एक आसान तरीका भी दिखाता हूँ। आसान तरीका ये भी हो सकता था कि आपने सूडो फोर्स दिखाया, ये मास टाइम्स ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन, आपने mg दिखाया और आपने एक नॉर्मल रिएक्शन दिखाया। नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, इसीलिए वर्टिकल से ये एंगल थीटा पे इंक्लाइंड होगा क्योंकि इंक्लिनेशन थीटा दी हुई है। देखो नॉर्मल रिएक्शन का एक वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, n cos थीटा, एंड नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, n sin थीटा। कैन यू सी दैट? तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ सूडो फोर्स एंड mg, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स ब्रेक करूं तो क्या लिखते हैं हम, n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है? mg को बैलेंस कर दो। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई है, mg बाई cos थीटा। एक लाइन में आंसर निकल गया, निकला? यस। सौम्यदी बेटा आप कुछ पूछ रहे हैं, आपने हाथ रेज किया है। सौम्यदी बेटा कुछ पूछ रहे हैं आप? राजन्या आप बेटा, आपको बार बार क्लास से निकाल रहा हूँ और फिर भी आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, आप फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ आपको क्लास के अंदर एंट्री किया जाए। Sir, I'm trying to turn my video on, but it's not turning on. Seriously, I've tried the issue for 3 times, but it's not turning on. नेक्स्ट टाइम से I आप don't know. अपने गैजेट से नहीं मतलब जो भी लैपटॉप वगैरह है अगर वो यूज कर रहे हैं, जस्ट एक मोबाइल डिवाइस से लॉग इन करो, आपका हो जाएगा वो। ये आपका हर बार का प्रॉब्लम क्यों ही एक चीज करना है, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम हो रहा है और हर बार ही हो रहा है
तो फिर आपको डिवाइस चेंज करना चाहिए, दैट्स इट। अननेसेसरी का Sir, क्यों I'm doing करते हैं? I'm doing it on a mobile in itself right now. क्या ही बोलो उस पे, किसी और के मोबाइल से करके देख लीजिए, मम्मी का पापा का काम खत्म हो जाएगा इससे। Okay, sir, I'll try it from next time. और आप ये इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, आप जिस क्लास के बाहर रह रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, आप इन्फॉर्म कर दीजिए कम से कम कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्यूशंस भी ऑफर करूंगा। Yes, sir, I did write to you. अच्छा ठीक है, ओके। इसी में अगर मान लो कि ये नॉर्मल, मान लो कि ये कैलकुलेशन में मुझे ये फोर्स, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये निकालना था, तो एक तो तरीका मैंने आपको दिखाया कि अप द इंक्लाइन इधर का फोर्स एंड डाउन द इंक्लाइन इसका फोर्स, ये दोनों को आपस में आपको बैलेंस करना था। एक और तरीका हो सकता था, देखो वेक्टर कंसेप्ट अगेन, कि अगर तीन फोर्सेस का वेक्टर सम अगर 0 है, तो क्या हमको ये पता है कि किसी भी दो का रिजल्टेंट तीसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए? जी सर। Yes, sir. तो ये सूडो फोर्स और ये mg का रिजल्टेंट किसके इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन, दैट्स इट। तो इसको यूज करते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की लाइन को एक्सटेंड करूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये सूडो फोर्स और ये mg, इनका रिजल्टेंट इसके इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये एंगल कितनी है, देखो यहाँ से थीटा, तो tan थीटा डायरेक्टली देखो आप यहाँ से देख सकते हो, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, सूडो फोर्स ओवर mg। क्या आपको ये वैल्यू मिल गई है क्या? AC बाय कितनी आ रही है, g आ रही है ना, तो AC कितना हो गया, g tan थीटा हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। देखो मैं एक ही चीज को सॉल्व करने के कितने सारे तरीके आपको दिखा रहा हूँ, कि जो भी तरीका आपको स्ट्राइक करता है, जो जल्दी से स्ट्राइक करे आप उससे प्रोसीड कर सकते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड रूल कि आपको इसी तरीके से ही करना होता है। ओके, सो वी हैव गॉट दैट। अच्छा, मुझे पूछा गया था कितना पुशिंग फोर्स चाहिए, मैंने अभी तक तो एक्सेलरेशन निकाला है, ऑब्वियसली पुशिंग फोर्स भी मिल जाएगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन तो आपको पता है, इसको आप यहाँ से इक्वेट कर दो, तो जैसे इक्वेट करोगे आपको पुशिंग फोर्स भी मिल जाएगा। सो देयरफॉर जो पुशिंग फोर्स अपने को चाहिए थी, दैट विल बी M plus capital M G tan theta. जी tan थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि आपको ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराना है, जो ब्लॉक है उसको फ्री फॉल कराना है। ये सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं, ब्लॉक हैज टू फॉल फ्रीली। इसके लिए क्या इस बार आप इधर धक्का दोगे या उल्टा तरफ से धक्का दोगे, सोचो। तो उल्टे तरफ से। उल्टा तरफ से उल्टा other way. तरफ Right की तरफ तो फोर्स इधर लग धक्का रहा देना पड़ेगा। ये आप खुद पे कॉमन सेंस भी सोच सकते हो कि अगर कोई चीज ऐसे रखी हुई चीज पे अगर इसको अचानक से बहुत जोर से धक्का दे दिया जाए तो क्या होगा, ये फ्री फॉल हाँ होगा, सर, इनर्शिया की वजह से गिर जाएगा। हाँ गिर जाएगा, राइट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक पुशिंग फोर्स दिखाता हूँ, आई एम शोइंग अ पुशिंग फोर्स ओवर हियर, तो अगर कांटेक्ट ब्रेक कर रही है तो क्या मुझे कॉमन एक्सेलरेशन चूज करना पड़ेगा या सिर्फ वेज का एक्सेलरेशन चूज करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे Only wedge. वेज का एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन मैं दिखा रहा हूँ, कंसेप्चुअली आप अगर गलत सोचोगे तो आप यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन बोल दोगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी कह रखा है कि यहाँ पे कांटेक्ट क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, राइट राइट। और अगर कांटेक्ट ब्रेक हो रही है, इफ द कांटेक्ट इज गेटिंग ब्रोकन, तो पक्का है एक्सेलरेशन वेज का ही है जो इस फोर्स की वजह से हो रहा है, वो ब्लॉक का नहीं हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए वेज की, F/m, करेक्ट करेक्ट। हाँ यस सर। यस सर। अब फिर से मैं आपको सूडो फोर्स का एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, तो सूडो फोर्स से करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको फिर दूसरा एक और सोल्यूशन दिखाऊंगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, अपना फ्रेम को वापस से मैं इस फ्रेम में लेके जाता हूँ, वेज के फ्रेम में लेके जाता हूँ। तो मैंने इसके लिए सारे रियल फोर्सेस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो mg लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है जो कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, और इसके साथ साथ अब क्या लगेगा, एक क्या लगेगा, सूडो फोर्स, राइट। और ये सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन ऑफ वेज। मैं ये AW लिख देता हूँ, जब थोड़ा ज्यादा सिंबॉलिक हो जाएगा कि आपको एक्सेलरेशन ऑफ वेज ही लेना है। आई होप आपको समझ आ रही है। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन को मुझे 0 लेना है ना, राइट। यस सर, जीरो ये तो कांटेक्ट हाँ सर क्योंकि कांटेक्ट ब्रेक हो गया है। ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ। अब सोचो कि कांटेक्ट ब्रेक करने के लिए जब आप यहाँ से चढ़ के देखोगे, यहाँ से चढ़ के देखोगे, तो आपको ये तो समझ में आता है कि कांटेक्ट रह किसकी वजह से रहा था,
कॉन्टैक्ट रह किसकी वजह से रहा था? mg का एक कंपोनेंट था जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन था. रिमेंबर देयर हैज टू बी अ पुशिंग फोर्स फॉर व्हिच द नॉर्मल रिएक्शन विल बी जनरेटेड, राइट? जी सर. राइट. तो mg का एक कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, जो कि कितना है? mg cos थीटा. इसी की वजह से बेसिकली क्या है, वो कॉन्टैक्ट में रह रहा था. अब मैं बोलूं कि अगर इसके अगेंस्ट कोई फोर्स अगर मुझे मिल जाए तो क्या कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा? राइट? हाँ सर. हाँ सर. इसके अगेंस्ट कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? कैन यू सी दैट? pseudo force. सूडो फोर्स का एक Pseudo force component. pseudo force का एक कंपोनेंट. ये एंगल कितनी है? 90 माइनस थीटा है ना, राइट? तो ये फोर्स कितना आया? सूडो फोर्स का साइन थीटा कंपोनेंट आ गया. करेक्ट है? तो अब कंडीशन क्या होना चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन जीरो करने का क्या कंडीशन होना चाहिए? सूडो फोर्स का साइन थीटा कंपोनेंट दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg का cos थीटा कंपोनेंट. करेक्ट लिखा है मैंने? करेक्ट लिखा है? हाँ सर. यस सर. लिखोगे तो इससे सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा, बट इससे बड़ा लिखोगे तो आपके मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. इनफैक्ट सूडो फोर्स कितना था? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड दैट मल्टीप्लाइड विद sin थीटा. अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली cot थीटा कर ही देते हैं नेक्स्ट स्टेप में. दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg इनटू cot थीटा. m गैस कैंसिल आउट और यहाँ से देखो आपको एक्सेलरेशन ऑफ वेज मिल जा रही है. दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g इनटू cot थीटा. मतलब कि रिलेटिव इक्विलिब्रियम में रखने के लिए सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, वो था g tan थीटा. और ब्लॉक को कांटेक्ट छुड़ाने के लिए एक्सेलरेशन ऑफ वेज कितना चाहिए? g cot थीटा से इक्वल या फिर उससे बड़ा वैल्यू. समझ आ गई सबको? यस सर. यस. करने का एक और तरीका भी हो सकता है. इसको सिंपल कंस्ट्रेंट से करते हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई टू डू इट बाय सिंपली यूजिंग कंस्ट्रेंट मेथड. ठीक है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से दिखा रहा हूं. अच्छा, डू यू नो दैट दिस block is having an acceleration of g vertically downward? Do we know that? ये given है ना क्वेश्चन में. फ्री फॉल का मतलब एक्सेलरेशन कितना है? g, राइट? सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज g वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि फ्री फॉल दे रखा है. अब मैंने बोला कि वेज का एक्सेलरेशन किधर होगा? ये तो राइट की तरफ होगा, ये पक्का है. तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज an unknown value which we do not know. Now, क्या आपको ये याद है कि कांटेक्ट में रहने का कंडीशन क्या होता है? कांटेक्ट में रहने का कंडीशन क्या है कंस्ट्रेंट में? What is the condition? The velocity along the common normal has to be Velocity का component along the normal has to be equal. So does this give us that acceleration का component along the normal has to be equal? Right? Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन खींच दूं तो क्या इस नॉर्मल लाइन के अलोंग के दोनों के कंपोनेंट अगर सेम हो जाएंगे तो क्या आप बोलेंगे कि कांटेक्ट है? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे या नहीं? हाँ सर. अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूँ और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूँ. एक वेज पे और एक ब्लॉक पे मैंने मार्क किया. ठीक है, इसको मान लेते हैं ए और इसको बी मान लेते हैं. ठीक है, तो अगर ए पॉइंट के लिए आप देखोगे तो आप बोल रहे हो कि इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है. ये पॉइंट ए के लिए कह रहे हो. ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन है जी नीचे की तरफ. यहाँ पे एक लाइन नॉर्मल खींची हुई है. मैं थोड़ा बड़ा इसको एग्जैजरेट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप नीट एंड क्लीन समझ पाए. ये पॉइंट बी है और इसकी एक्सेलरेशन दिखाई गई है, ये राइट की तरफ है. दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ वेज विच वी आर नॉट नोइंग. ठीक है, अभी एंगल्स तो आपको ऑलरेडी पता है. ये एंगल आपका थीटा है, सो ये एंगल आपका 90 डिग्री माइनस थीटा है. अब मैं अगर बोलूं कि दोनों की पॉइंट, दोनों जो पॉइंट है ए और बी का जो पॉइंट है, उन दोनों का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग द लाइन रनिंग ए एंड बी निकालो, तो वो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स कितने आएंगे एक बार देखें. ये डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रही है कितनी आ रही है? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इनटू cos थीटा, और इसकी जो कंपोनेंट आ रही है इस तरफ, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ वेज इनटू sin थीटा. करेक्ट है? तो कांटेक्ट में रहने का कंडीशन क्या है? कि ये और ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो कांटेक्ट ब्रेक करने का कंडीशन क्या है? जो आगे है उसका ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो पीछे है उससे तो ज्यादा होना चाहिए ना, राइट? ऐसा है ना? ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा ना कांटेक्ट. यस सर. जी सर. ठीक है, तो कंडीशन क्या लिखना चाहिए आपको? कंडीशन ये लिखना चाहिए था कि एक्सेलरेशन ऑफ वेज इसका sin थीटा कंपोनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इसका cos थीटा कंपोनेंट. अब तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है.
यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ वेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी कॉट थीटा। हो गया आंसर। ये सिंपली कंस्टेंट से ही हो गया, इसमें कोई सूडो फोर्स नहीं लगाया मैंने। समझ आ गई सभी को? जी सर। यस सर। ठीक है, ओके। अभी Sir? हाँ बेटा बोलिए। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে আপনি তাহলে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু লিখলেন কেন? ইকুয়াল টু হলে তো কন্ট্যাক্ট ব্রেক করবে না। कॉन्टैक्ट क्यों नहीं ब्रेक करेगा? अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो मैं बोलूंगा कॉन्टैक्ट ब्रेक कर गया। ও नॉर्मल নরমাल रिएक्शन इस कॉन्टैक्ट ब्रेक करना। और क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट ब्रेक करने का मतलब? না না, আমি জাস্ট এই মানে থার্ড মেথডটা আর কি বলছি, যে যদি দুটোর অ্যাক্সেলারেশন আর কি অ্যালং দা সেম লাইন যদি সেমই হয়। तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट ब्रेक जस्ट मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो चुका है, एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे हैं, कंडीशन तो वही बोलते हैं। अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो बोलते हैं कॉन्टैक्ट ब्रेक कर गया। दो चीजें बस टच पे दिखता है तो उसको नहीं बोलते कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट का मतलब है ऐसे पुशिंग फोर्सेस होने चाहिए तब बोलते हैं। सो अगर आप कह रहे हो कि ये जितना एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है ये भी उतना ही एक्सेलरेशन चला गया, तो जस्ट कॉन्टैक्ट में मेंटेन है, जस्ट कॉन्टैक्ट में है वो, जस्ट किसी तरह से भी। ও আচ্ছা, মানে কোনো ফোর্স নেই সেই কারণে আমরা বলবো কন্ট্যাক্ট ব্রেক করে দিয়েছে। हैं। আচ্ছা ठीक है, चलिए हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक इसी का ही जो आपको रिजल्ट दिखाया उसका बेस करके मैं डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा एक क्वेश्चन करता हूँ। वैसे कन्वेंशनल मेथड से करोगे थोड़ा लंबा होगा। सर ये जी कॉट थीटा वाला भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है? हाँ हाँ, उसको भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं, बट उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बट ओके ये जी टैन थीटा वाला तो जरूरत पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है सर। यहाँ मान लो आपके पास एक 2 kg का ब्लॉक है, ये मान लो 4 kg का ब्लॉक है, और ये एंगल 37 डिग्री दी हुई है, और यहाँ पे एक मास m हैंग कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है ऑल सर्फेसेस स्मूथ है, ऑल सर्फेसेस स्मूथ, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं फाइंड m such that the combined mass system combined 2 kg and 4 kg लिख लीजिएगा, 2 kg and 4 kg blocks move together without relative slipping, विदाउट रिलेटिव स्लिपिंग। उनके बीच में आपस में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने सीखा उससे उसके हेल्प से करते हैं। ठीक है, क्या आपको ये पता है कि इसको इसके ऊपर स्लाइड नहीं करने के लिए हमको कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा? जी tan थीटा। जी tan थीटा, गुड। तो वो रिजल्ट हमने याद रखा है, उसको हम यूज करेंगे। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड? दैट एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड इज जी tan 37, करेक्ट है। Now is this wedge connected to the block? Right? नीचे देखो ये ब्लॉक से कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्शन है, तो क्या इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन सेम ही होगा? होगा नहीं होगा? जी tan थीटा का। क्या ये एक्सेलरेशन मैं डायरेक्टली एक लाइन में निकाल सकता हूँ? एंड टू एंड कनेक्शंस के लिए आपको बताया नेट पुलिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो इधर से आपको दिख रहा है ये एक मास है, सॉरी इधर से आपको दिख रहा है कि ये एक मास है, कितना 6 kg का ब्लॉक था। इधर से आपको दिख रहा है ये एक मास है, इधर से पुलिंग फोर्स है, बट इधर से कोई पुलिंग फोर्स नहीं है, तो नेट पुलिंग फोर्स कितनी हो गई? कितनी हो गई? mg। तो ये एक्सेलरेशन क्या हम लिख सकते थे? mg बाय m+6 होगा, क्या हम लिख सकते थे? यस सर। और इसकी वैल्यू को किससे इक्वेट करना है आपको? g tan 37 से। यहाँ का g और यहाँ का g कैंसिल आउट हो गया, और tan 37 कितनी होती है? 3/4 होती है,
तो यहाँ से हो गया 4m should be equal to 3m plus 18 and therefore m की वैल्यू कितनी हो गई? 18 kg हो गई है. That is the correct answer. आई समझ में सभी को? Yes, sir. ठीक है. अब इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बोल रहा हूँ, उनको आपको याद रखना पड़ेगा. अदरवाइज कन्वेंशनल तरीके से करोगे तो कम से कम भी तो 5-7 मिनट जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए.